हमने लास्ट टाइम देखा था जावास्क्रिप्ट को काफ़ी डेप्थ में, तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज थोड़ा सा ब्रीफ सा बूटस्ट्रैप को भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पहले भी काम कर रहे थे। इंडेक्स पेज है हमारा। हमने कल देखा था कि कैसे हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बेस्ड ऑन डेटा एंड बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट। इवन हमने इमेजेस वगैरह को यहाँ पे डिस्प्ले किया और ये हमारा एक मेन सा फ्रंट एंड इंटरफेस बना। जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक के लिए हमने कुछ चीज़ें देखी थी, अब हम कुछ और काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें ब्रीफ सा डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। उस डेटा स्टोरेज का फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इसको रिज़ल्ट शो किया और उसके बाद रिफ़्रेश किया तो वो इमेज वापस गायब हो चुका है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो इमेज यहाँ पे स्टे करे, पेज रिफ़्रेश करने के बाद भी वो डेटा हमारा सेव रहे, या हमारे जो प्रोजेक्ट की स्टेट है उसको हम सेव रखना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जावास्क्रिप्ट का लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे। लोकल स्टोरेज क्या होता है कि वो हमें ब्रीफ सी डिटेल्स प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो गूगल ड्राइव जो है, इसको आप ओपन करें तो आपका इंटरनेट ना भी चल रहा तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नज़र आते हैं और आप उनको ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो डेटा है वो सेव तब होता है जब आपका इंटरनेट चलता है। तो जो जावास्क्रिप्ट है या जो हमारी लोकल स्टोरेज है, उसके अंदर हम लोग ये डेटा सेव करते हैं ताकि यूज़र एक्सेस कर पाए और फिर हम दोबारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट का लोकल स्टोरेज। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कि ये जो एज है यूज़र की, ये हमने स्टोर कर लेनी है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक अलग फंक्शन के अंदर ले जाते हैं। फंक्शन शो पिक्चर। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये हमें पिक्चर शो करता है। और हमने देखा था कि कुछ फंक्शंस के आर्गूमेंट्स होते हैं। तो आर्गूमेंट क्या काम करता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको कॉल हमें करनी पड़ेगी, तो इसको कॉल करते वक्त हम इसे कुछ डेटा भेज सकते हैं। लाइक वेट हमारा वहाँ था, अब यहाँ पे तो वो वेट एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा रन करता हूँ आपके सामने, तो मैं यहाँ पे कुछ भी वेट टाइप करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। वो मैं कंसोल में जाता हूँ तो कंसोल में एक एरर नज़र आ रहा होगा जो कहेगा वेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो वेट नॉट डिफाइंड का क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वेट डिफाइन नहीं है और लाइन नंबर भी लिखी होगी, लाइन नंबर 98 पे। यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर दें, यहाँ लाइन नंबर लिखा हुआ है HTML index.html के लाइन नंबर 98 के ऊपर, और लाइन नंबर 98 के ऊपर थर्ड नंबर का करेक्टर है, फर्स्ट I सेकंड F थर्ड ब्रैकेट और उसके बाद ये हमारा पहला करेक्टर आ गया। अब इसको हमने ये वेट पास करना है, तो यहाँ पे हम इसका एक आर्गूमेंट सेट कर सकते हैं, वेट। तो जो फंक्शन इसको कॉल करेगा वो इसको वेट भी देगा, तो यहाँ से हम इसको वेट प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये वर्क करना दोबारा से स्टार्ट कर देगा जैसे हम इसको चाह रहे थे। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है कि रिफ़्रेश होने के बाद भी ये हमारी स्टेट सेव रखे, बजाय इमेज के गायब होने के हम रिफ़्रेश करें तो उसके बाद भी वो इमेज में नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज सेट करते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए सेट आइटम यूज़ करेंगे, गेट करना होगा तो हम गेट आइटम करेंगे। तो हम उसको नाम भी वेट ही दे देते हैं
और उसको हम क्या वैल्यू देंगे, वेट। तो ये जो हमारा वेट है जो हमने एंटर किया था यहाँ पे, वो स्टोर हो जाएगा हमारे इस लोकल स्टोरेज के अंदर। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम पेज लोड होता है, ऑन लोड पे एक फंक्शन को कॉल लगाता हूँ, ऑन लोड डाटा, इस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ और ये फंक्शन मैं नीचे क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन लोड डाटा, और इसके कोई आर्गूमेंट नहीं है। ये क्या करेगा, ये हमें लोकल स्टोरेज में से डेटा उठा के देगा। तो हम लिखेंगे वेरिएबल वेट इज इक्वल टू, हमने उसको इंटीजर में पास करना है, चूँकि जावास्क्रिप्ट जितना भी डेटा है उसको प्रोसेस करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो गेट आइटम में जाके हम लोग वेट करेंगे और इसको अलर्ट करेंगे अभी फॉर द टाइम बिंग। तो पहली दफ़ा मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो उसके अंदर हमें मिलता है नैन, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे वेट एंटर करता हूँ 23, सेव करता हूँ और अब रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मुझे मिला कि 23 उसके अंदर स्टोर है। अब यहाँ पे 23 कुछ नहीं है, मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर भी उसे पता है कि मैंने 23 एंटर किया था, क्योंकि मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि अलर्ट की बजाय हम शो पिक्चर को कॉल कर देंगे और उसको वो वेट दे देंगे और उस वेट के अकॉर्डिंगली ये हमें पिक्चर शो कर देगा। तो हम क्यों करेंगे रिफ़्रेश, तो हमें पिक्चर नज़र आ जाएगी। अब हम ये बेशक रिफ़्रेश करें, जितनी मर्ज़ी रिफ़्रेश करें, ये हमें यहाँ पे मिलेगा। हम बेशक ब्राउज़र को क्लोज़ कर दें, नया ओपन करें, वहाँ वो URL पेस्ट करें, तो वो डेटा स्टोर है और डेटा में स्टोर में से वो डेटा उठा के ऑटोमेटिकली उसको शो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसको 34 कर देता हूँ, 34 करके उसके बाद रिफ़्रेश करूँगा तो फिर भी ये इमेज शो होती रहेगी, जितनी बार चाहूँ तो यही इमेज आएगी। लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया कि कैसे हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज एक डेटा स्टोर है जो ब्राउज़र के अंदर होता है, ताकि हम उसको बाद में एक्सेस कर सकें। इसका मकसद थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना होता है एप्लीकेशंस को। जैसे मैंने शायद कल एक गेम दिखाई थी, उसके अंदर अभी मैंने एक फ़ीचर इम्प्लीमेंट करना है जो भी बाकी है, तो उसके अंदर मैं लोकल स्टोरेज यूज़ करूँगा सिमिलरली। हाँ, शायद मेरा वैम्प नहीं चल रहा। हाँ ठीक है। हाँ, हैकर हंट, इसके अंदर मैं कुछ डाटा पुट करता हूँ और इसका म्यूज़िक ऑफ करता हूँ। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ग्रीन टिक शो करने का। तो उसके लिए हम लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं कि जब यूज़र एक गेम एरिया प्ले कर चुका होगा तो उसको हम स्टोर कर लेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर कि ये प्लेयर ने इस चीज़ को विन कर लिया है या प्ले कर लिया है। तो वो हम लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देंगे और जब दोबारा लोड करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली, अगर वो डेटा स्टोर हुआ होगा तो हम वहाँ पे ग्रीन टिक शो कर देंगे, और अगर नहीं हुआ होगा ये, अगर अभी यहाँ से आगे कोड कंप्लीट करने वाला, अगर ये हमें मिलता है कि लोकल स्टोरेज में एक सेशन पड़ा हुआ है तो हमारा वो ग्रीन टिक शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये लोकल स्टोरेज आगे आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी और बाकी चीज़ों के अंदर भी यूज़ होता रहेगा। अब हम लोग मूव करते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ, जो इसको हम पहले दिन से डिस्कस करते हैं कि बूटस्ट्रैप हमने करना है। बूटस्ट्रैप को करने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी। उसके लिए हमारे पास एक ओपन लाइब्रेरी पड़ी है, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक्चुअली एक CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स का कलेक्शन है जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं और उन्हें यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक CSS फाइल है बूटस्ट्रैप की, इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस और काफ़ी चीज़ें डिफाइंड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MD6,
तो ये इसकी कुछ डिटेल्स डिफाइन है कि इसकी विड्थ क्या होगी, इसका क्या होगा, कॉल MD7 का क्या विड्थ वगैरह होगा, कॉल MD8 का क्या होगा। बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे कंटेनर की है जिसकी विड्थ 80% होगी। तो कंटेनर लार्ज है, मीडियम है और कंटेनर हैं, इनकी विड्थ डिफरेंट साइज़ के अकॉर्डिंग खुद ब खुद अडॉप्ट करेगी। तो ये पूरा CSS है जो ऑलरेडी हुआ है, हमें दोबारा ना करना पड़े, हम सिंपली इसमें से क्लासेस उठा के इस्तेमाल करते जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, अपने CSS में क्लासेस बना रहे थे, उन क्लासेस को यूज़ कर रहे थे और उन्हीं को डिज़ाइन कर रहे थे। तो बूटस्ट्रैप हमें क्या करता है, बना बनाया कोड देता है जिसको हम सिंपली यूज़ करें। जैसे ये उसकी एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर भी फंक्शंस बने हुए हैं। तो ये सारा हमें एक लाइन पे क्यों नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं एसेट मिनिफिकेशन। ये वाइट स्पेसेस होती हैं उनको ख़त्म किया जाता है उसके अंदर, तो ये यूँ इस तरह से लिखे जाते हैं। तो इस वजह से ये स्क्रिप्ट और ये सारे ऐसे लग रहा है कि एक ही लाइन के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है रैंडमली, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शन और डिटेल है। तो सबसे पहले अगर हमने बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए हमें चाहिए है बूटस्ट्रैप की ये फाइल्स। दो तरीके हैं, या तो इन्हें डाउनलोड कर लें या इनको CDN से लगाएं। तो मैं मोस्टली CDN से लगाता हूँ। CDN बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप कोई फ़ाइल अपने सर्वर के बजाय इंटरनेट से फेच करते हैं। बूटस्ट्रैप CDN CND हो गया, बहरहाल मिल जाएगा। तो मोस्ट कॉमन वाला मैं ये गेट बूटस्ट्रैप से यूज़ करता हूँ, और ये मुझे एक स्टाइल की पूरी लिंक दे देगा कैसे CSS लगानी है। तो मैं ये अपने index.html के अंदर आके अपने CSS से पहले इसको लगाऊंगा, ताकि जो मैं खुद स्टाइल करना चाह रहा हूँ वो जो CSS बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट CSS है उसको ओवरराइड किया जाए। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको स्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आएंगे। देखें हमारा स्टाइल टोटली चेंज हो गया। यहाँ ऊपर टॉप से ही हमारी चीज़ें फॉन्ट और सब कुछ चेंज हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि जो हमने CSS की फ़ाइल इंक्लूड की है उसमें से CSS आके अप्लाई हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ नीचे CSS कुछ स्टाइल से आ रहा है और कुछ बूटस्ट्रैप से जाके आ रहा है। ये रीबूट उसकी फ़ाइल है बूटस्ट्रैप की। तो हमारे पास CSS अब दो जगहों से आ रहा है, एक हमारी अपनी CSS फाइल से और एक हमारे बूटस्ट्रैप से। तो बूटस्ट्रैप के साथ जावास्क्रिप्ट क्यों है, जावास्क्रिप्ट अभी मैं नहीं लगा रहा, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्यों बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट है। तो अब जो हमने पहले नैवबार बनाई है उसको चेंज करेंगे बूटस्ट्रैप नैवबार से। मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो अभी भी नई नैवबार जो है वो सारी अपनी स्क्रीन के साथ छोटी हो जाती है, मुझे जूम करके देखना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नैवबार अपने आप खुद को एडजस्ट करे स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे मैं इसको अगर छोटा करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ होपफुली, तो ये मेरी नैवबार इनकी यहाँ एक बटन के नीचे चली गई। बटन को क्लिक करेंगे नैवबार ओपन हो जाएगी। तो हम इस तरह का लेआउट चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ मैं एक और टैब ओपन करके वहाँ से बूटस्ट्रैप से डाटा उठाऊँगा। कैसे उठाएंगे, सारी चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी, बूटस्ट्रैप नैवबार। तो ये हमें बूटस्ट्रैप की नैवबार मिलेगी। नैवबार जिसे हम टॉप मेन्यू बोलते हैं, नेविगेशन बार भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाली नैवबार उठा लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ कोड को और अपनी बॉडी के फ़ौरन बाद इसको पेस्ट करता हूँ। बॉडी के फ़ौरन बाद पेस्ट करने का मकसद ये है कि मैं इसको पहले वाली नैवबार से भी ऊपर रखना चाह रहा हूँ। तो अब ये इतना सारा कोड मुझे नहीं करना पड़ा, बल्कि बूटस्ट्रैप ने मुझे किया कराया दे दिया। अब दो इश्यूज़ आ रहे हैं। एक जो मेरा अपना CSS है उसके अंदर नैवबार का जो स्टाइल है वो बूटस्ट्रैप की नैवबार को ख़राब कर रहा है। बूटस्ट्रैप का नैवबार का स्टाइल मेरी नैवबार को ख़राब कर रहा है। तो मैं अपनी CSS में से नैवबार के लिए जो लगाया हुआ स्टाइल है उसको रिमूव कर दूँगा। तो नैवबार के लिए हमने क्या कुछ लगाया हुआ है, नैवबार के लिए हमने लिस्ट आइटम्स लगाए हुए हैं। हम लोग मोस्ट कोड जो है उसको रिमूव कर देते हैं। कुछ चीज़ें सेटअप हुई, कुछ नीचे नैवबार में होंगी। नैव और नैव के अंदर लगे एंकर्स और नैव के अंदर लगे एंकर्स का होवर,
तो ये नैव बार जो है ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, जहाँ जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप से उठाई थी। अब इसके अंदर ये कुछ बने बनाए मुझे मिले हैं, ये बटन क्लिक नहीं हो रहा जबकि इसे क्लिक होना चाहिए ऐसे, तो बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। अभी इसको छोटा साइज़ करेंगे तो ये एडजस्ट नहीं करेगी अभी खुद को, सिर्फ क्लोज़ होगी, लेकिन हमारा पेज का जो साइज़ है वो वहीं रहा। तो अब इसके पेज को साइज़ को सेट करने के लिए एक और चीज़ हम लगाते हैं, एक मेटा टैग, उसको बोलते हैं HTML व्यू पोर्ट। तो वो हमें रिस्पॉन्सिव व्यू पोर्ट मिलती है WC स्कूल से, और वो ये व्यू पोर्ट है। ये क्या करती है, ये जैसी स्क्रीन की साइज़ होती है उसके अकॉर्डिंग आपके पेज को स्केल करती है, मीन उसका रीसाइज करती है। तो मैं ये लगाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं पहले इंस्पेक्ट करता हूँ फिर रिफ़्रेश करता हूँ। तो अभी मैं जब रिफ़्रेश करूँगा तो पेज जो है वो खुद को एडजस्ट कर लेगा, और फॉन्ट जो है वो खुद ब खुद बड़ा हो गया है, और मुझे अब जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब लेकिन कुछ चीज़ें हैं, ये मेरा बटन काम नहीं कर रहा, उसके अलावा ये बटन काम नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल साथ नहीं लगाई। जावास्क्रिप्ट इस बटन को फंक्शनल करती थी। तो अभी कुछ चीज़ें हमें लेआउट में शिफ्ट्स नज़र आएंगे, क्योंकि हमारा मुकम्मल जो है स्टाइल वो अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुझे बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, जो यहाँ पड़ी है। वो 3 जावास्क्रिप्ट्स हैं, पहली jQuery है और बाकी दोनों, एक पॉपर है और एक बूटस्ट्रैप है। ये तीनों हमने लगानी है। सिंपल लगाना क्या है, पेज के एंड पे इसको पेस्ट कर देना है अपने जावास्क्रिप्ट से पहले। तो हमारे पेज के ऊपर बूटस्ट्रैप और jQuery दोनों लग चुके हैं। jQuery को हम बाद में देखेंगे कि क्या है। अब ये हमारी चीज़ें फंक्शनल हो गई हैं। फंक्शनल क्यों हुई, क्योंकि हमारे पीस क्लिक करने के ऊपर जो कोड रन होना था वो अब कोड हमने साथ ऐड कर दिया, पहले वो कोड हमारा ऐड नहीं था। तो अब ये भी मेन्यू भी ऐसे आ गया। अब मेन्यू को अपडेट करते हैं हमारी अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 3 मेन्यू आइटम्स हैं। हमें ये ड्रॉप डाउन वाला नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। और हमें फॉर्म नहीं चाहिए, तो हमने उसको भी रिमूव कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसमें कोई इशू। सर ये जो CSS जो CDN हम यूज़ करते हैं वो तो ऊपर नहीं आता? ये डिपेंड करता है। जो प्रैक्टिस है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, वो ये है कि जावास्क्रिप्ट की नीचे और CSS की ऊपर लगाई जाती है। तो ये जो अभी मैंने कॉपी की हैं वो जावास्क्रिप्ट की हैं, .js, .js एंड .js, ये 1 2 और ये सर तीसरी। W3 स्कूल में जी जी तो ये 3 फाइल्स नहीं है, 2 फाइल्स है, एक CSS की है जी, और एक मैं जावास्क्रिप्ट बता की है। देता हूँ मैं बता देता हूँ। W3 स्कूल के ऊपर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, उसके ऊपर ये दोनों फाइल्स नहीं हैं। या हम इसको लगाते हैं, W3 स्कूल एज्यूम करता है कि हमारे पास बाकी फाइल्स हैं, जबकि हमारे पास बाकी फाइल्स नहीं हैं। जस्ट अ मिनट, वो मैंने कुछ चीज़ें रिमूव की थी, वो रिमूव हुई हैं। अब एक एरर आएगा हमारे पास कंसोल के अंदर। या हमें क्या कहता है, अनका टाइप एरर बूटस्ट्रैप्स जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्स jQuery। तो हमें jQuery लगाना ज़रूरी है। तो मैं अब यहाँ से jQuery लगाता हूँ। जो बाकी पॉपर है उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग इसलिए उसको भी साथ लगा देते हैं। तो jQuery लगाते जाएंगे तो हमारा फंक्शनल मुकम्मल हो जाएगा। एक्चुअल बूटस्ट्रैप की मैंने 2 ही फाइल्स लगाई हैं, एक जो CSS और दूसरी जो हमारी जावास्क्रिप्ट है। लेकिन जो है ना बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट, उसको jQuery की जावास्क्रिप्ट चाहिए है, तो इसलिए हमें jQuery लगाना पड़ी। तब इन 2 के साथ भी काम सर चल ये रहा है। कहाँ से मिलेगी? ये इकट्ठी मिल जाएंगी ये आपको। आप ये जो नीचे 3 है। मैं दिखा देता हूँ। आप सिंपल इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल करेंगे बूटस्ट्रैप CDN, तो आप CDN सर्च करेंगे
तो ये गेट बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट के ऊपर आपको दोनों मिल जाएंगी, बल्कि चारों फाइल मिल जाएंगी, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एक्चुअल दो ही फाइल सर एक हैं। क्वेश्चन है, जी जी। ये जो CSS वाली फाइल है ये ऊपर हमने लगानी है हेड वाले टैग में, जी, और ये जो 3 फाइल्स हैं ये हमने लास्ट पे लगानी है। ज़रूरी नहीं है, आप इनको भी ऊपर ले जाएं, कोई मसला नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंटेंट के ऊपर स्क्रिप्ट रन होता है, तो तब जाके हमें इश्यूज आते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस में बेहतर ये समझा जाता है कि जावास्क्रिप्ट नीचे लगाई जाए और CSS ऊपर लगाई जाए, फ़र्क कोई नहीं है, चलेगा फिर भी, क्योंकि हमारा भी बेसिक सा कोड है, हम अपनी इतनी डेप्थ में गए नहीं हैं, ठीक है, तो इस वजह से इशू नहीं बनता। लेकिन बेटर यही है कि हमेशा जावास्क्रिप्ट को नीचे रखें और CSS को ऊपर रखें। CSS भी नीचे रखेंगे तो उससे क्या होगा कि पहले पूरा पेज लोड होगा, फिर आपका स्टाइल अप्लाई होगा। और अगर CSS को ऊपर रखेंगे तो CSS पहले से पेज को पता होगा, तो स्टाइल ही उसके अकॉर्डिंग सेटअप होगा। और जावास्क्रिप्ट क्यों नीचे रखते हैं कि पहले हमारा पेज लोड हो चुका होगा, सारे पेजेस के सारे एलिमेंट्स बन चुके होंगे, फिर उनके ऊपर जो स्क्रिप्ट रन होना है, उस स्क्रिप्ट ने जो काम उनके ऊपर परफॉर्म करना है, तो वो स्क्रिप्ट उसके बाद परफॉर्म करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये जो स्क्रिप्ट है, ये पेज लोड होने पे हमें यहाँ पे ये पिक्चर शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, मैं इसको ऑन लोड से हटा देता हूँ, मैं इसको वैसे नीचे कॉल करता हूँ एक दफ़ा और फिर एक और चीज़ करता हूँ, मैं इस लोड डाटा को वैसे ही यहाँ नीचे कॉल कर देता हूँ, तो इमेज शो हो गई। वजह हमारा पूरा डाटा लोड हो चुका था। अब मैं इसी स्क्रिप्ट को उठा के ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ हेड के अंदर, अब इमेज लोड नहीं होगा, क्यों, और हमें कंसोल में एक एरर भी मिलेगा। क्या कहेगा, अनकट टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ लाइन 26 नल। नल मीन कि उसे वो चीज़ मिली नहीं है। लाइन 26 पे हम जाएंगे, लाइन 26 के ऊपर ये उसके ऊपर इमेज लगाना चाह रहा है लेकिन नहीं लगा रहा, क्योंकि बाकी डेटा लोड नहीं हुआ, पेज का बाकी एलिमेंट्स जो हैं, जो बॉडी का एरिया है वो लोड नहीं हुआ, और जो ब्राउज़र है उसको पता नहीं है कि पेज में इसके बाद क्या है। अब जब यहाँ से ऊपर से हम अगर इसको रीड करना शुरू करें, यहाँ से पढ़ना शुरू करें, हमें टाइटल मिल गया, हमें मेटा टैग मिला, CSS मिला, जावास्क्रिप्ट मिली, हमें लोकल स्टोरेज मिला, हमने शो पिक्चर्स को कॉल की, शो पिक्चर ये मिला, इसमें से इफ़ कंडीशन में हम यहाँ आ गए। अब इसने ढूंढा उस एलिमेंट को जिसकी आईडी रिज़ल्ट है, तो इससे ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी आईडी रिज़ल्ट है, तो इसने सिंपली कहा कि भाई मुझे नहीं मिला, और इसने कहा कि नन है, उसकी मैं प्रॉपर्टी सेट नहीं कर सकता। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट नीचे रखा जाता है। ये रीज़न है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा हमारा अपना जो हेडर है उसको सेट करते हैं, जो हमारा नैव बार है इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से हम कट करते जाएंगे, यहाँ एक्टिव ऊपर लिंक लिस्ट आइटम में लगाया जाता है, तो सो नीचे में ज़रूरत नहीं है। दूसरा लिंक ये है, और ये डिसेबल्ड हमें नहीं चाहिए, हमें इनेबल्ड ही चाहिए, हमने चूँकि उसको क्लिकेबल रखना है। कॉन्टेक्ट अस, और एक और इसकी कॉपी बना लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक नीचे बच गया। तो इस नैव बार की अब हमें ज़रूरत नहीं लगी, सिर्फ इसमें से हमें चाहिए है ई शॉप, और इसको हम ब्रांड के साथ ही उठाते हैं ताकि हमारे पास इसका स्टाइल भी अप्लाई हो जाए। और इसको URL चेंज कर देते हैं,
इंडेक्स डॉट HTML पे। ठीक हो गया। अब ये नीचे कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो हम रिमूव कर देते हैं, पूरा नया भी हमें ज़रूरत नहीं था। तो ये हमारे पास टॉप नेविगेशन बार बन गया। अब इसके एक्टिव को आप स्टाइल कर सकते हैं अपने एक्टिव के हिसाब से, तो कर सकते हैं हम लोग स्टाइल इसको भी। डॉट एक्टिव में ए जो है उसको क्या करो, टेक्स्ट डेकोरेशन लगाओ अंडरलाइन की, और टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, ताकि हमें पता चले कि एक्टिव कौन सा है। तो वो ये वाला हमारे पास एक्टिव है। और सेम स्टाइल हम होवर पे भी लगाते हैं, डॉट एक्टिव होवर, ताकि हम जब किसी के ऊपर ले जाएं। अच्छा, डॉट एक्टिव में ए जो है उसका होवर, लगना चाहिए, लेकिन डॉट एक्टिव उसमें ए पे होवर इम्पोर्टेंट कहते हैं। हो सकता है कोई पीछे स्टाइल लगा हो जो इसको ओवरराइड कर रहा हो। हाँ ठीक है, हमने गलती की, हमने डॉट एक्टिव के ऊपर होवर लगाया। हमने सिर्फ और सिर्फ लिंक आइटम के होवर पे लगाना था, या हमने लगाना था नैव आइटम के होवर पे, क्योंकि एक्टिव तो सिर्फ पहला होम वाला है, बाकी तो एक्टिव है नहीं, तो उनके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। तो अब सब पे अप्लाई होगा। इम्पोर्टेंट की शायद ज़रूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट के बिना भी अप्लाई होगा। तो आप इस नैव बार को भी स्टाइल कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से, चाहे नैव को लगाएं चाहे क्लास नैव बार को लगाएं। तो मैं नैव को लगाता हूँ, नैव और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, इसके नीचे आ गया, और थोड़ा सा नीचे मार्जिन ले लेते हैं इसके, बॉटम 5 पिक्सल्स, दैट्स इनफ, और यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या किया है कि बूटस्ट्रैप को लगा कर उसके अंदर नेविगेशन बार अप्लाई की है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक पेज स्लाइडर लगाएंगे जो इमेजेस को स्लाइड करेगा। स्लाइडर के लिए हमें क्या चाहिए है, फिर भी हम बूटस्ट्रैप के पास ही जाएंगे, और वहाँ पे एक यहाँ हमें मिलेगा क्रायल। तो इसमें हमें यहाँ स्लाइडर मिलेगा। ये इस तरह से हम इमेजेस को स्लाइड करना चाह रहे हैं, और हम उसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी दिखाना चाह रहे हैं। ये नीचे बटन शो करने हैं तो ये वाला कॉपी कर लें, और उनके ऊपर टेक्स्ट शो करना है तो साथ में ये टेक्स्ट कॉपी कर लें। तो हम 3 इमेजेस के लिए ये वाला कॉपी करते हैं, और ठीक नैव बार के नीचे इसको लगाते हैं। एक डिव लगाते हैं, और उसमें उसको पेस्ट करके अरेंज कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा फ्रंट एंड पे, सिर्फ और सिर्फ स्लाइडर आएगा, लेकिन कोई इमेज नहीं होगा क्योंकि हमने इमेज नहीं लगाया। और मैं ये जो शॉप वाला है इसको भी उड़ा देता हूँ, क्योंकि अब हमें इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं रही, ये हमने तब कुछ टेस्टिंग के लिए लगाया था। अब इमेजेस लगाते हैं। तो अभी मैं एक दफ़ा सेम एक ही इमेज लगा देता हूँ। अगर हमारे पास और इमेजेस हैं तो हम वो भी लगा देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास हैं और इमेजेस। तो एक तो ये लगाएंगे पहले के ऊपर, फॉर टाइम बीइंग में एक ये लगा देते हैं, रीनेम करके इसका नेम कॉपी कर दें बस, और यहाँ रेफरेंस लगा दें इमेज एंड देन दिस,
ऑनलाइन शॉप, हाँ ठीक है, वो बाकी वो दूसरी PNGs हैं जो हमने रैंडमली जनरेट की हैं। तो दोबारा इसी को एक दफ़ा फिर से लगा देते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट का सबको पता होगा कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम क्यों लगाते हैं। अब क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ एक स्लाइडर इमेज आ गया, और इसको हम स्लाइड मैनुअली भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद ये स्लाइड करता है। तो उसके बाद क्या करना है, एक और चीज़ हमने देखनी है। अब ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पूरी स्क्रीन पे आया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा करना चाह रहे हैं कि दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़े। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास है बूटस्ट्रैप की, जिसको हम बोलते हैं कंटेनर। वो यूज़ करेंगे तो इसकी विड्थ हो जाएगी 80% और दोनों साइड्स पे 10% का बॉर्डर खाली आ जाएगा। ये खाली जगह छोड़ दी, ये भी खाली छोड़ दी, और ये सेंटर में आ गया। तो अब हमें दोबारा से CSS करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली कंटेनर को कॉल कर लिया। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ नीचे टेक्स्ट नज़र आ रहा है इस तरह का। तो उसके लिए हम यहाँ से कैप्शन कॉपी करेंगे, और कैप्शन हम यहाँ पे तीनों के ऊपर देखें, ये हमारे पास एक नया कर्यल आइटम है। तो ये हमारे पास 3 कर्यल आइटम है यहाँ पे, 1 2 और 3। हम तीनों के ऊपर इसको पेस्ट करेंगे, Ctrl+Z। तीनों के ऊपर पेस्ट किया। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऊपर कुछ डॉट्स आएंगे, वो भी नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे, यहाँ पे भी आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे। तो अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट लगाते हैं। हमारी टेक्स्ट क्या होगी, हेडिंग हम लगा देते हैं ई शॉप, और नीचे हम लिख देते हैं ऑल यू वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर नीड्स। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आके इस पेज पे, तो ये सिर्फ एक पे लगा है अभी, लास्ट वाले पे तो नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड वगैरह सेट नहीं किए, वो बाद में हम करते हैं। एक दफ़ा इसको सब पे अप्लाई कर लें। बस बूटस्ट्रैप में ये आज के दिन हम ट्रायल करके उसके बाद बस करेंगे, क्योंकि थोड़ी मुश्किल चीज़ें हैं और थोड़ी नई चीज़ें हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना। तो ये अभी हमने इसको थोड़ा विजिबल करना है, तो उसके लिए हमारी अपनी जो लॉजिक्स होंगी वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारा कैप्शन के अंदर एक हेडिंग पड़ी है और एक पैराग्राफ पड़ा है, तो हम कैप्शन को कोई बैकग्राउंड दे देंगे तो ये हमारा नज़र आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड लगा देते हैं इस टेक्स्ट के पीछे, तो इस इमेज के ऊपर ये हमें नज़र आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने CSS में जाता हूँ और ये पेस्ट करके इसमें बैकग्राउंड लगा देता हूँ, और मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, क्योंकि मेरा टेक्स्ट वाइट है तो मैं बैकग्राउंड ब्लैक लगाता हूँ। तो ये हमें यूँ नज़र आ रहा है, ठीक है। हमें टेक्स्ट तो पढ़ रहे हैं लेकिन इतना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें। तो उसके लिए हम लोग RGBA यूज़ करेंगे, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। RGBA ब्लैक करने के लिए 000 पे ब्लैक होता है, और उसको फेड करने के लिए 0.5। तो ये फेड हो गया और हमें रीडेबल भी रहा। ये भी रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल की स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग ये खुद को एडजस्ट करेगा। आप देखें नैव बार और ये चीज़ें आपस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जा रही हैं स्क्रीन साइज़ के साथ। बाकी चीज़ें जो नीचे की हैं उनको हम लोग एडजस्ट करेंगे बूटस्ट्रैप अप्लाई करके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अभी एक टेबल को हम छोटा सा स्टाइल बूटस्ट्रैप लगाते हैं ताकि आपको नज़र आए, या बल्कि टेबल को नहीं लगाते, हम इसको ही लगा देते हैं। तो इसको भी अब हमें स्टाइल नहीं करना पड़ेगा, इनपुट फील्ड को हमारे पास बना बनाया स्टाइल पड़ा है, जस्ट उसकी हम क्लास लगाएंगे। तो वो क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल के नाम से, जो इनपुट फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर लगाई जाती है।
तो क्या हुआ कि इसका कलर इफेक्ट आ गया, फोकस करने पे कुछ और आया, तो ये चीज़ें हमें बनी बनाई मिल गई अब। तो आज तक के लिए इतना हमें काफ़ी है, इसके अलावा बाकी हम लोग कल देखेंगे इंशाल्लाह। आज हमने क्या देखा, सर एक बार रिपीट कर दें। मैं रिपीट भी कर देता हूँ, वही मैं ओवरव्यू देने लगा हूँ। आज की डेट में हमने दो चीज़ें मेजर देखी हैं बूटस्ट्रैप के हवाले से। पहले तो हमने लोकल स्टोरेज का यूजेज देखा कि कैसे हम लोकल स्टोरेज को यूज़ करके जो हमारी स्टेट है उसको सेव करते हैं। हमने लोकल स्टोरेज में वेट सेव किया और फिर उसको लोड करके यूज़र को दिखा दिया। फिर हमने देखा कि हम कैसे CDN लगाते हैं बूटस्ट्रैप का, तो उसके लिए हमने इंटरनेट से बूटस्ट्रैप का CDN ढूंढा और वो लगाया, और CSS को हमने ऊपर लगाया और जावास्क्रिप्ट को एंड पे लगाया। और इसके साथ हमने jQuery भी लगाई, क्योंकि jQuery रिक्वायर्ड है बूटस्ट्रैप को रन करने के लिए। उसके बाद जो चीज़ें हमने लगाई हैं वो दो चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप की। एक हमने उसका नैव बार लगाया है और दूसरा हमने उसका क्रोयल कह लें, स्लाइडर कह लें, क्रायल कह लें, जो भी बोलें, वो हमने लगाया है। हमने उसके लिए क्या किया, हमने इंटरनेट पे गए, हमें पहले बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार चाहिए था, तो हमने कहा बूटस्ट्रैप नैव बार, तो हमें बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार मिल गई, जो हमें पसंद आई हमने वो लगा ली। यहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करके लगा ली। इसके कलर्स भी हैं डिफरेंट, डार्क भी कर सकते हैं, प्राइमरी भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं आप इसके कलर्स। तो वो आप इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रीड करके वो कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हमने लगाया नैव बार बूटस्ट्रैप का क्रायल, वो भी हमें यहाँ पे मिला। तो डिफरेंट थे। पहला है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद ब खुद कुछ सेकंड्स के बाद स्लाइड करता है। अगर हम थोड़ा वेट करेंगे तो ये स्लाइड करेगा, जैसे अभी इसने किया, सेकंड स्लाइड पे आ गया। हमें वो नहीं पसंद आया, हम दूसरे पे गए, इसके ऊपर बटन्स हैं स्लाइड के लेकिन नीचे पिल्स नहीं हैं। हम इस पे आए, इसके ऊपर पिल्स थी लेकिन हम लोग टेक्स्ट भी चाहते थे, तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ नीचे से हमने टेक्स्ट कॉपी किया और इनको आपस में मिक्स करके नया बना लिया। बाकी इससे नीचे की जो चीज़ें हैं वो अभी आपके स्कोप से बाहर हैं, इनको आप अभी नहीं समझ पाएंगे। ये हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्रोयल को, इसकी स्पीड बढ़ाना, बाकी चीज़ें देखना, वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए किया जा सकता है, लेकिन वो अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह आ जाएगी तो आप लोग खुद से कर पाएंगे। तो अभी मैं ये कोड जो आज तक हमने किया है, मैं यहाँ जूम मीटिंग के अंदर, या शायद ये हमारी दूसरी मीटिंग है जो गूगल मीट, इसके अंदर सेंड कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है, इसको अपने पास डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके मैं फ़ाइल देखता हूँ अगर इसमें सेंड होती है तो, और अगर नहीं होती तो फिर मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। हाँ नहीं, इसमें फ़ाइल नहीं सेंड हो पाएगी, या शायद हो जाएगी, देखते हैं। हाँ नहीं सेंड हुई। तो हम लोग, मैं ये फ़ाइल ग्रुप्स वगैरह में जहाँ जहाँ मेरे पास कम्युनिकेशन चैनल है आप लोगों के साथ, वहाँ शेयर कर दूँगा। तो वहाँ से क्या होगा कि आपने क्या करना है, हमारे पास हमने बूटस्ट्रैप लगाया है आज नैव बार के ऊपर और क्रायल के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स हैं चेक करना है टेबल के ऊपर कैसे लगाते हैं। उसके अलावा और हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। टेबल वगैरह पे आप लोग बूटस्ट्रैप लगा के चेक कीजिएगा, ये जहाँ तक आप इसके ऊपर प्ले कर पाएँ। तो आज तक के लिए बस इतना ही, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम।